मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोगों ने अभी तक मॉडल में जो था प्लम पुडिंग मॉडल सीखा था। प्लम पुडिंग मॉडल क्यों फेल हो गया था, ड्रॉबैक क्या थे उसके, क्योंकि वो जो है जो अल्फा पार्टिकल का रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है ना। और ये बता दिया था कि जो निगेटिव चार्ज है वो एम्बिडेंट रहता है और पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट के बाद जो रदरफोर्ड का था उन्होंने उसको जे थॉमसन मॉडल को फेल कर दिया और खुद ही अपना मॉडल पेश किया या प्रस्तुत किया या प्रपोज किया, जिसे क्या कहा गया बेटा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या होता है बेटा? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कुछ नहीं है कि भाई वो बता दिया गया था कि एटम का जो सबसे जो डेंस पार्ट है जिसे क्या कहा गया, बोलो बेटा, जिसे न्यूक्लियस कहा गया, कि एटम का 99.99% मास उसी जगह पे कंसंट्रेटेड रहता है, जिसको क्या कहा जाता है बेटा, न्यूक्लियस कहा जाता है। और उन्होंने ये भी बता दिया बेटा कि इस न्यूक्लियस में पूरा मास केंद्रित रहता है ना, बोलो। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी रहते हैं, क्योंकि ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इन्हीं दोनों पार्टिकल पे डिपेंड करता है। ठीक है, बात समझ रहे हो, बोलो बेटा। और तो अब एक चीज समझो, और ये बता दिया था कि एटम के पास दो पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है, यानी कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इज, कौन किया था डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस? रदरफोर्ड। न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा रीजन ऑफ पार्ट, एक्स्ट्रा रीजन ऑफ पार्ट जो कैसा रहता है, हॉलो रहता है। और इसी एक्स्ट्रा रीजन ऑफ पार्ट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, जैसे कि प्लैनेट करता है सन के चारों तरफ। सन के चारों तरफ क्या करते हैं, दूसरे प्लैनेट से, मान लो ये सन है बेटा, ओके, ये क्या है, सन है, और ये अपनी अर्थ है, ये क्या करती रहती है, सन के चारों तरफ घूमती रहती है। वैसे ही न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, जिसको क्या कहेंगे बेटा, प्लैनेटरी मॉडल। प्लैनेटरी, ठीक है ना, प्लैनेटरी मॉडल। प्लैनेटरी मॉडल, ठीक है ना। तो इसमें लिखो बेटा, रदरफोर्ड मॉडल लिखो। आफ्टर आफ्टर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, आफ्टर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, Rutherford proposed a model known as nuclear atomic model, और प्लैनेटरी मॉडल। प्लैनेटरी मतलब जैसे प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं ना बेटा, वैसे ही न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया था ना बेटा, जे थॉमसन ने, कि एम्बिडेंट रहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है ना। तो इन्होंने दूसरी जो दूसरा चीज थिंग जो है वो प्रपोज किया और बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरीके से रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। वो जैसे कि सन के चारों तरफ दूसरे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। ओके बेटा, तो लिखो इसमें, देखो, an atom consists two part, first one nucleus and second one is क्या बेटा, एक्स्ट्रा रीजन ऑफ एटम। तो ये रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। एंड फिर लिखो बेटा,
टू पार्ट न्यूक्लियस, दूसरा पार्ट एक्स्ट्रा रीजन ऑफ एटम। तो न्यूक्लियस में लिखोगे बेटा, इन द न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस 99% 99 mass of atom concentrated at the center of atom is known as nucleus, and extra region of atom, in the extra region of atom where electron, where electrons are revolved around the nucleus in a closed circular path, in a closed circular path, like planets revolve around the sun. As that, this model is called क्या बेटा, this model is called planetary model। तो अब एक चीज समझ लो बेटा, तो इन्होंने बताया कि भाई जैसे कि सन के चारों तरफ फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको बोलते हैं क्या बेटा, ये मान लो ये क्या है बेटा, ये इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, ये डिस्टेंस इसके सन और इसके बीच की डिस्टेंस r है, तो इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो ऐसा लगता है। वैसे ही यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिसको क्या कहते हैं, बोलो बेटा, के, ये क्या है, P है, P इंटू ई माइनस अपॉन आर स्क्वायर। अब P क्या है बेटा, जेड ही तो होता है, नंबर ऑफ P जेड ही तो होता है, प्रोटॉन जेड ही तो होता है ना, इंटू जेड, जेड जेड रहने दो, यही रहने दो, ठीक है ना। इसका मान होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो पार्टिकल हैं, प्रोटॉन है और क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है, अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये चीज, ठीक है ना। ओके, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी जो थी वो r थी, और इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स कैसा लग रहा था, 1/4 पाई p प्लस ई माइनस आर स्क्वायर। ये सर्कुलर पाथ कर रहे थे, यानी कि इनके अंदर एंगुलर मोमेंटम भी आएगा बेटा, उस अकॉर्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होना चाहिए, m इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना। तो ये बता दिया गया था कि भाई जो चीजें होती हैं क्या, कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक्स्ट्रा रीजन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, उनके बीच प्लस और माइनस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगता है, के पी प्लस ई माइनस अपॉन आर स्क्वायर। ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, मतलब इनके अंदर एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में रिलेशन होता है क्या बेटा, mv स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है ना। तो ये चीज समझ गए ना। ये इक्वेशन नंबर कौन सी लिखोगे, फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर कौन सी बेटा, सेकेंड, ठीक है ना। तो सारी चीजें क्लियर हुई, क्या क्लियर हुई कि एटम भाई आफ्टर डिस्कवरी ऑफ, मतलब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको डिफिकल्टी हुई इस चीज को समझाने में बेटा, कि इनको कहाँ रखा जाए, किन सिचुएशन में रखा जाए। तो सबसे पहले जे थॉमसन ने एक मॉडल प्रपोज किया जिसको प्लम मॉडल कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो है, जैसे वाटर बैलेंस होता है एटम, वैसे उस टाइप का एटम होता है, और जो रेड पार्ट होता है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इन द होल एटम, और इलेक्ट्रॉन सीड्स की तरह उसके अंदर इमिडेंट रहते हैं। ये किसका मॉडल था बेटा, बोलो ये जे थॉमसन मॉडल था। लेकिन जे थॉमसन का मॉडल ड्रॉबैक ये आ गया क्योंकि वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को नहीं समझा पाए। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ये था कि जब इस पर बम्बार्डिंग करी गई अल्फा पार्टिकल की, तो अल्फा पार्टिकल बहुत सारे तो स्ट्रेट लाइन चले जा रहे थे, लेकिन 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल वापस आ रहा था। तो इससे इंडिकेट ये होता है कि एटम का ऑलमोस्ट पार्ट क्या होता है बेटा, डेंस होता है, बहुत ही घना होता है। ओके,
गैस होता है। और जिस जहाँ पे एटम का 99% मास का 99.99% मास कंसंट्रेट रहता है इनसाइड द एटम, जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस बोला गया। और एटम के पास दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस और एक होती है एक्स्ट्रा रीजन ऑफ एटम, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस में पूरा मास कंसंट्रेट रहता है, जहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, और एक्स्ट्रा रीजन में इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, जैसे कि सन अराउंड करता है अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द, जिससे सन के चारों तरफ दूसरे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, वैसे ये रिवॉल्व करता है। जैसे कि मैंने तुमको बताया एग्जांपल देके कि भाई सन और अर्थ के बीच कौन सा फोर्स लगता है, जी m1 m2/r², क्योंकि कोई भी यूनिवर्स में कोई भी पार्टिकल हो बेटा, वो एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, जिनको हमेशा किसकी वैल्यू आती है, जी m1 m2/r² के बराबर, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पे हम एटॉमिक लेवल पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, जिसका मान क्या होगा, के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, अट्रैक्शन फोर्स आएगा बेटा कि नहीं आएगा, जो आएगा तो क्या होगा इसका मान के पी प्लस इंटू ई माइनस अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। और जैसा कि ये अर्थ क्या कर रही है, एंगुलर मोमेंटम कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसके अकॉर्डिंग फोर्स क्या हो जाएगा, mv² अपॉन आर, यानी कि इन दोनों फोर्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है बेटा, समझ में आ गई अच्छे से बात। तो ये मॉडल था कौन सा, रदरफोर्ड मॉडल। अब रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक क्या थे वो देख लो। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, देखो बेटा हेडिंग, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, देखो इसमें, he did not explain, पहला है he did not explain Maxwell 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 electrodynamic law, इलेक्ट्रोडायनेमिक एक्सपेरिमेंट, मैक्सवेल के इलेक्ट्रो, भाई उन्होंने क्या नहीं कर पाए थे, अल्फा पार्टिकल के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, और ये मैक्सवेल के जो मैक्सवेल का इलेक्ट्रोडायनेमिक जो एक्सपेरिमेंट था उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाए। और he did not calculate distance of electron from nucleus, न्यूक्लियस से इन्होंने डिस्टेंस नहीं निकाला, डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट कर पाए, या ना तो ये वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाए बेटा, और ना ही ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर पाए। मतलब समझ रहे हो बेटा, इलेक्ट्रॉन्स which revolve around the न्यूक्लियस, मतलब ये बात हो गई बेटा कि पहला एक्सपेरिमेंट तो ये था, पहला जो ड्रॉबैक इनका ये था कि मैक्सवेल के इलेक्ट्रोडायनेमिक लॉ को ये समझा नहीं पाए। दूसरी बात कि ही डिड नॉट कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, वेलोसिटी फ्रॉम न्यूक्लियस, और वेलोसिटी और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ये चीजें नहीं कैलकुलेट कर रहा। मतलब ये इन्होंने ये नहीं बता पाए कि बेटा कि न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे इलेक्ट्रॉन है, और कैसे वो रिवॉल्व कर रहा, कितनी स्पीड से रिवॉल्व कर रहा, कितनी उसके पास एनर्जी है, ठीक है ना, बात समझ गए, बोलो। तो ये ड्रॉबैक थे, इसका जो ड्रॉबैक आ गया रदरफोर्ड मॉडल का, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग ये भाई तुमने जब बता दी कि जैसे सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करती, लेकिन ये कितने डिस्टेंस पे रिवॉल्व कर रही है भाई, ये तो पता ही नहीं है।
इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो कितने डिस्टेंस से रिवॉल्व कर रहा है, कितनी वेलोसिटी इसकी है, कितनी स्पीड से वो घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, और घूम रहा तो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, वो एनर्जी कितनी होगी वो आपको बताना होगा, वो बताना होगा, तो वो बता नहीं पाया बेटा, तो इसीलिए इनके मॉडल क्या हो गया बेटा, फेल हो गया। अब हम पढ़ते हैं बेटा मैक्सवेल इलेक्ट्रोडायनेमिक लॉ क्या होता है। इन्होंने बताया था मैक्सवेल इलेक्ट्रोडायनेमिक लॉ बेटा, मैक्सवेल इलेक्ट्रोडायनेमिक लॉ, मैक्सवेल इलेक्ट्रोडायनेमिक लॉ। इनका लॉ ये था बेटा कि अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं, मान लो कि ये Q1 है और ये क्या बेटा, ये Q2, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है बेटा, ये भी कोई पॉजिटिव चार्ज, मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये स्टैटिक है और ये क्या है, मूव कर सकता है, यानी कि ये स्टैटिक है, ये मूव कर सकता है, तो इसकी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं होगी, इनके पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अगर इन्होंने बताया, पूरा एक्सपेरिमेंट किया था, अगर इन्होंने बताया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में, ठीक है ना, मूव करता है, तो वो चार्ज पार्टिकल ऑटोमेटिक एनर्जी को लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ क्या बेटा, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये Q1 है, Q2 है, मतलब एक अगर चार्ज स्टैटिक है और दूसरा मूव कर रहा है, तो जो मूव कर रहा है बेटा वो क्या होगा बेटा, बोलो, वो उसकी एनर्जी धीरे धीरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के रूप में कम होती जाएगी, क्योंकि एनर्जी यहाँ से जब बेटा इमिट होगी तो ये स्पीड इसकी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि Q1 Q2 दोनों एक पास आ जाएंगे, मतलब एक दूसरे से नष्ट कर देंगे इसको, बात समझ रहे हो, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है बेटा। एक चीज समझ लो कि यहाँ पे, जैसे यहाँ पे तो रिपल्सन हो जाएगा बेटा, यहाँ पे रिपल्सन आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता, पॉजिटिव चार्ज आता, यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता, तो क्या लिखते आप, ऐसे निगेटिव चार्ज। अब इसके निगेटिव चार्ज के चारों तरफ ये अगर आ रहा था तो क्या होना चाहिए था, बताओ बेटा, इसकी ये एनर्जी निगेटिव चली जाती, निगेटिव चली जाती, बोलो, तो एक ऐसा पॉइंट आता कि Q1 Q2 के पास आ जाता, क्योंकि मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जब इसकी एनर्जी कम होती जाएगी तो इसकी स्पीड भी तो कम होती चली जाएगी ना बेटा, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे दूसरे से, बात समझ आई। तो इन्होंने ये बताया, लिखो बेटा मैक्सवेल इलेक्ट्रोडायनामिक लॉ, इसको डायग्राम के नीचे लिखना, इफ एनी चार्ज पार्टिकल मूव अंडर द influence of another charged particle, the moving charged particle emit energy in the form of electrodynamic radiation। ये पढ़ाऊंगा मैं इलेक्ट्रोडायनेमिक रेडिएशन क्या होता है पूरा, in the form of electrodynamic radiation, due to this the moving charged particle decreases velocity and after some time the moving charged particle at the rest, the moving charged particle become static, ठीक है ना, यानी कि वो स्टैटिक हो जाएगा, रुक जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग देखो क्या होना चाहिए, देखो बेटा, अब इस चीज को क्यों नहीं समझा पाए भाई, इसका तो पूरा एक्सपेरिमेंट था, किसका,
मैक्सवेल का एक्सपेरिमेंट था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल कोई दूसरे चार्ज पार्टिकल की से क्या कर रहा है बेटा, रिवॉल्व कर रहा है, तो जो मूव कर रहा है वो ऑटोमेटिक क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक जो है रेडिएशन के रूप में। जब वो एनर्जी रिलीज करेगा तो उसकी वेलोसिटी ऑटोमेटिक क्या होती जाएगी बेटा, कम होती जाएगी। जब कम होती जाएगी तो क्या होना चाहिए, वो जो मूव कर रहा है वो धीरे 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 उसके पास आता जाएगा, अगर निगेटिव है, अगर पॉजिटिव दूर चला जाएगा तो रुक जाएगा। तो वैसे ही रदरफोर्ड का मॉडल जो था बेटा कि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, बोलो, तो ये भी क्या होगा, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को भी तो क्या करना चाहिए बेटा, बोलो, इमिट करना चाहिए रेडिएशन, बोलो, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR, ठीक है ना, बोलो बेटा, इमिट करना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका पाथ धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि ये रिवॉल्व करता रहा ना, धीरे धीरे पाथ कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। न्यूक्लियस अंदर गिर जाएगा तो न्यूक्लियस खत्म हो गया ना बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और निगेटिव मिलके आपस में न्यूट्रल हो जाते हैं, यानी कि एटम का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। एटम डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस एक्सपेरिमेंट, अकॉर्डिंग टू इन दिस एक्सपेरिमेंट, यानी कि मॉडल क्या होगा बेटा, मॉडल फेल होगा ना, क्योंकि दुनिया तो है, उसके अकॉर्डिंग दुनिया बनती है। जब एटम ही नहीं बनता तो दुनिया कैसे बनती, तुम सोचो भाई। अगर रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है उसमें रदर उसके चारों तरफ घूमने दो, अच्छी बात है घूम रहा, लेकिन भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो प्रिंसिपल था, डायनामिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ जो प्रिंसिपल था, वो क्या कहता था कि अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल दूसरे स्टैटिक चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ मूव करता है तो वो जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है वो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब एनर्जी कर देगा तो उसकी एनर्जी जो मूव कर रहा है उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और वो रेस्ट में आ जाएगा। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स लग रहा। अब ये निगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, ये धीरे धीरे रिवॉल्व भी तो कर रहा है ना बेटा, तो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करना चाहिए ना, करना चाहिए बेटा, बोलो, तो करना चाहिए। तो धीरे धीरे इसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि न्यूक्लियस के अंदर ये इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा, कूद जाएगा, तो न्यूक्लियस का अस्तित्व खत्म हो गया ना बेटा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव मिल गए, अस्तित्व खत्म हो गया, तो एटम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो दुनिया ही एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन दुनिया तो है, यानी कि क्या बेटा, यानी कि मॉडल में कमी है, वो इसीलिए कमी क्योंकि इसमें मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये डायग्राम बनाना और सारी बातें मेरी वाली जो मैंने तुमको बताई हैं बेटा वो अपने वर्ड में लिखोगे कि एटम क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे इस बात को, किस बात को, कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करता है लेकिन क्यों ये इसमें कूदता नहीं है, ठीक है ना, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके बेटा, तो लिखो बेटा, according to Maxwell, according to Maxwell, in the Rutherford model, electron emit electromagnetic radiation and lose its energy in the form of electromagnetic radiation, has that the velocity of electron decreases simultaneously, so that electron become decreases their velocity and decreases their velocity and so on. At that time electron attracted by the nucleus and enter into the nucleus, so that the nucleus and electron mess with each other to destroy the whole atom.
डज नॉट एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, बट दुनिया एग्जिस्ट कर रही है ना बेटा, यानी कि कुछ ना कुछ, सो दैट रदरफोर्ड मॉडल इज रॉन्ग बिकॉज एटम इज एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। ओके बेटा, तो ये था जो तुम लोगों को मैंने बताया बेटा कि रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है, उसके ड्रॉबैक क्या हुए, मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट बताया मैंने। अब आप अच्छे से इसके नोट्स बना लेना बेटा, ठीक है ना। कल से स्टार्ट करेंगे रदर वो बोर मॉडल। ओके, थैंक यू।